बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के महिला की उन्नति से मापी जा सकती है। हम ये बात अभी इसलिए कह रहे हैं कि आज जो चुनावी गुफ्तगू की हमारी मेहमान है वो एक महिला समाज से हैं और महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये लगातार 2015 से चुनाव के क्षेत्र में संघर्षशील रही हैं एवं अपने शैक्षणिक जीवन में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के रही है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका इस चुनावी गुफ्तगू के मंच पे। मैम मोहनिया विधानसभा 204 की भावी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से एवं वर्तमान में महिला प्रकोष्ठ कैमूर की जिलाध्यक्ष हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने उस लायक हमें समझा, आपके चैनल की मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका जो द सूर्या चैनल है मैं उसके सदा आभारी रहूँगी और शुक्रगुजार करती हूँ कि उस लायक समझा, उस महत्वपूर्ण समय को आप लोगों ने हमें दिया। मैम मैं जब आपका व्यक्तिगत परिचय पढ़ रहा था उसमें आपने लिखा हुआ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप अपने स्वजातीय वोट को पार्टी को दिलवाने का कार्य किया। तो क्या नीतू कुमारी जी कोई एक पर्टिकुलर जाति की नेता हैं या फिर सभी जातियों को साथ लेके चलने का काम करती हैं? जी, आपने 2019 जो बोला कि मैंने राजनीतिक में अपना कदम रखा और उस बहुत अच्छे तरह से भागीदारी भी लिया है हमने, तो हमने विशेष तौर पे अपने जातियों पे तो ठीक है, मैं एक दलित जाति से हूँ, एक महिला हूँ, मैंने महिला पे और दलित जातियों पे फोकस किया, बट सभी जाति वर्ग की महिलाओं के साथ हमने मेन भूमिका किया है। ये हमारा कहना नहीं है कि मैंने बस अपने दलित जाति से किया है, नहीं, मैं हर जाति वर्ग की महिलाओं के साथ चुनावी क्षेत्र में, चुनावी धरना प्रदर्शन में या चुनावी तौर में जो भी कार्य हुए हैं उसमें मेन भूमिका कार्य करके मैं सभी के साथ कार्य कर रही हूँ। मतलब सभी वर्ग के लोग अभी आपके साथ हैं? अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो सभी वर्ग आपके साथ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर हम वर्तमान परिवेश में देखें तो दो ऐसी पार्टियां हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाली एवं बहुजनों एवं दलितों की पार्टी मानी जाती है। पहली बहुजन समाज पार्टी और दूसरी आजाद समाज पार्टी काशीराम। ये दो पार्टियां हैं। ये दो पार्टियों को न चुन करके आपने कांग्रेस का दामन क्यों थामा? जी, कांग्रेस का दामन थामने का रीजन है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ठीक है, पहले ये भी पार्टियां थी, बट एक हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो कि सबसे पहले यही पार्टी थी और कोई पार्टी नहीं थी। पहले तो परफेक्ट सबसे पुरानी पार्टी। हाँ, सबसे पुरानी पार्टी है। और इस पार्टी में ये नहीं है कि हम दलित हैं तो हमें जगह नहीं मिलता है, हम महिला हैं तो हमें सम्मान नहीं मिलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसी ये पार्टी है जो सभी वर्ग के लोग को, सभी जाति वर्ग के लोग को, सभी महिलाओं को आदर सम्मान सभी कुछ मिलता है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, हमारे लिए सब अच्छी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। महिलाओं को सम्मान मिलती है, आदर भी मिलता है, हर जगह प्रोटोकॉल भी मिलता है, तो हमें कांग्रेस पार्टी बहुत बेटर लगा, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुना। कांग्रेस मतलब पूरी तरह से महिलाओं को सम्मान देने का कार्य करती है आपके कथनानुसार। हाँ, माननीय हमारे राहुल जी भी कहे हैं कि हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं सबसे पहले उन लोग का हम योगदान देंगे और उन लोग को हम समय भी देंगे और जो भी है उन लोग का समस्या भी सुनेंगे। महिला वर्ग को आगे रखने का कार्य करते हैं। जी जी जी, ठीक है। अभी मोहनिया विधानसभा से आप लड़ने वाली हैं जी। वर्तमान में वहां से विधायक है, आप जानते होंगे, संगीता कुमारी जी, जो कि महागठबंधन की ही देन है, वो महागठबंधन से ही जीत के आई हुई हैं। जी जी। उनके कार्यों को आप कैसे देखती हैं? जी, पहले तो हमारी वो माननीय विधायक जी हैं, उनका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे कि जहाँ से उठना चाहिए जो जमीनी स्तर से, उस स्तर को किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं उनका बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी कि उन्होंने जिस दल से आगे बढ़ा, जिस समाज से आगे बढ़ा, जिस राजनीतिक पार्टी से बढ़ा, उस दल को छोड़ के दूसरे दल में गई। सबसे
गलत काम की मेरे स्तर से। जी। नहीं करना चाहिए था उन्हें। जिस दल ने उन्हें उनके लिए इतने कार्य करके इतने बड़े पैमाने पे पहुंचाए, लोगों ने, महिला हो, युवा हो, हमारे जितने माननीय लोग हों, कार्यकर्तागण लोग हो, गठबंधन महागठबंधन के, लेकिन उन्होंने सबके मुंह पे एक तमाचा मारा और महागठबंधन की पार्टी को छोड़ के भाजपा में चली गई। कहने के लिए तो बहुत लोग बात करते हैं, बट मैं उस बातों को नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे स्तर से उन्होंने अच्छा नहीं किया। वो उनके निज जिंदगी का एक फैसला है जो उन्हें महागठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन में जाने का काम किया। बिल्कुल। लेकिन उनका कार्यशैली अभी तक आप कैसे देख रही हैं? क्या उनका कोई भी कार्य हो जो समाज हित में उन्होंने किया हो, या फिर आपको कोई कार्य ऐसा जो अच्छा लगा हो उनका, कोई एक भी कार्य? देखिए, मेरे से बेटर तो आप क्षेत्र में जाके पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं महिलाओं के लिए या समाज के लिए, या रोड वगैरह हो गया, नहर निर्माण, पानी वगैरह, रोजगारी को लेके, महिला सुरक्षा को लेके। हमारे हिसाब से तो देखने से ऐसा कुछ नहीं है अभी। वो भी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, बोलती हैं कि नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया जाए, उनकी भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मतलब कोई भी ऐसा कार्य अभी तक आप पता कर सकते हैं कि अगर कोई महिला के लिए उन्होंने अभी फिलहाल में, देखिए बहुत जगहों पे छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, रेप करने के बाद हत्याएं कर दी जा रही हैं, उन्होंने कहाँ आवाज़ उठाया? कोई मुद्दे पे आवाज़ उठाई है महिलाओं के बारे में तो हमें बताया जाए। नहीं उठाया है उन्होंने आवाज़। रहा सवाल युवा के रोजगार के लिए, पलायन के लिए, उन्होंने उस मुद्दे पर भी मेरे हिसाब से आवाज़ कभी नहीं उठाया है। नहीं, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। नहीं। जैसे कहना है कि मतलब आप इतने दिन से जो क्षेत्र में घूम रही हैं जी, तो ऐसे आप बहुत सारे गांव में गई होंगी, फिर बहुत सारे कस्बे में जहाँ गई होंगी, वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने बताया होगा कि नहीं, ये विधायक जी के कार्य से वो असंतुष्ट है, वो पूछना चाह रहे थे कुछ ऐसा कार्य जो कि आपसे शिकायत के तौर पे लोगों ने कहा हो नहीं, ये चीज अभी होना चाहिए था, ये हमारी विधायिका जी नहीं कर पाई। जी, बहुत गाँव में जो जाती होगी तो ये सारी समस्या तो आपके साथ आती हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, आती हैं समस्या। सबसे पहले तो महिलाएं बोलती हैं, हमारी जो बूढ़ी माताएं हैं, बोलती हैं कि हम लोग को बहुत आश्वासन दे के गई हैं संगीता जी कि वृद्धा पेंशन में जोड़वा देंगे, चाहे नली गली, युवा भी बोलते हैं, युवा महिलाएं भी बोलती हैं, बच्चियां भी बोलती हैं कि स्कूल बनवा देंगे, रोड नली गली बनवा देंगे, लेकिन ज्यादा कोई गांव में ऐसा कार्य उन्होंने किया ही नहीं, बस आश्वासन का काम किया है मेरे हिसाब से। अभी तक उन्होंने बस आश्वासन देने का कार्य किया। आश्वासन दिया, एक दो काम को काम नहीं न कर सकते हैं आप जी, नहीं, सैकड़ों काम है। विधायक के तौर पे तो वो आपका फर्ज बनता है कि एक बड़े काम को आप करें। ठीक है। मोहनिया विधानसभा 204 की जनता अगर आपको मौका देती है, आप क्षेत्र में जाती होंगी, बिल्कुल, वहाँ की मूलभूत बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत है। तो ऐसा कौन सा समस्या आपको लगा कि नहीं, अगर मैं विधायक बन जाती हूँ तो सर्वप्रथम इस कार्य को करने का काम करूंगी मैं, मतलब पहला वो कार्य आपके द्वारा किया जाएगा? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोहनिया विधानसभा की आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती हैं, जितने भी हमारे नौजवान युवक भाई लोग हैं, वो देखिए, कोई गरीब घर से है तो कोई अच्छे घर से, कोई मीडिया क्लास घर से है, किसी को खाने का भी नहीं है लेकिन सोचता है कि नहीं, मैं पढ़ लिख के कोई जॉब रोजगार करूंगा। सबसे बड़ा हमें ये लगा कि जितने भी मेरे नौजवान युवक हैं, रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, उन्हें उस तरह का रोजगार नहीं मिलता है। सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि अगर मैं भविष्य में विधायक बन गई या उस लायक में बन गई तो मैं सबसे पहले युवा को देखूंगी और उन लोग के भविष्य के बारे में, रोजगार के बारे में सोचूंगी। इस बात को जरा आप अभी फोकस करिएगा कि मैम का पहला कार्य जो रहेगा वो युवाओं के हित में रहेगा, कि मैम अगर जीत के आती हैं तो वो पहला कार्य युवाओं के लिए करेंगी, उनको रोजगार देने का कार्य करेंगी। जी, ठीक है। मैम, अगर हम मोहनिया विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे कुदरा प्रखंड या फिर मोहनिया प्रखंड जी, दोनों एनएच से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, रेलवे से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए बेहतर है, टूरिज्म के लिए बेहतर है, ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर है। तो इसको इन दो चीजों का आप फायदा कैसे लेंगी, कैसे इन दोनों का आप यूटिलाइज करेंगी कि नहीं, रेलवे भी यहाँ है और
NH से भी ये जुड़ा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में मतलब कैसे इसको आप बढ़ावा देने का कार्य करेंगे? बढ़ावा देने का यही कार्य मैं करूंगी कि देखिए रेलवे का आपने बात कहा, रेलवे जितने भी हैं देखिए बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुई। मैं पहले बता रही हूँ जो मैं देखी हूँ आँख से। मैं रेलवे स्टेशन पे फिलहाल में गई थी, वहाँ जो भी अभी कार्य चल रहे थे बहुत सारे कहीं ऐसे टूटे हुए थे, मतलब बहुत तरह से कि बुजुर्ग लोग जाएं अगर ध्यान में न दें तो गिर के उनको चोट लग सकती हैं, गंभीर चोटें आ सकती हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि जितने भी मेरी रेलवे सरकार, रेलवे तो प्राइवेट है, सरकार तो कहीं नहीं जा सकती, प्राइवेट ही है, मैं उसको जितना हो सके सुधार में लाने की कोशिश करूँगी। और हर साल हाईवे की आप बोले कि जो सटे हुए हैं, नहीं, हाँ, मेरे बोलने का ये मतलब था कि जो मोहनिया और कुदरा दोनों क्षेत्र है ये दो जगहों से सटे हुए हैं, वो रेलवे से भी सटे हुए हैं, हाईवे से, हाँ हाईवे NH से भी सटे हुए हैं। बिल्कुल। तो इसका यूटिलाइज आप कैसे करेंगे, मतलब कैसे आपको औद्योगिक क्षेत्र में इसका फायदा लेंगी, टूरिज्म में इसका फायदा ले सकती हैं और ट्रांसपोर्ट में भी इसका फायदा आपको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। दोनों क्षेत्र हाईवे से जुड़ी हैं, रेलवे से जुड़ी हैं। हाँ। तो एक तरह से बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर राजनीति में हम आ गए तो जो भी नगर में हमारे दोनों ब्लॉक के हैं मतलब अच्छे ही तरीके से रहते हैं और रहेंगे। ठीक है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है जी। मैंने कुछ दिन पहले का वीडियो देखा, मोहनिया अनुमंडल का जो अस्पताल है वो पूरी तरह से डूब गया था, लोग बारिश के पानी से होके जा रहे थे। तो ऐसा कोई प्रयास आपके द्वारा रहेगा कि नहीं बाढ़ को रुका जाए, क्योंकि आप जब भभुआ से मोहनिया वाले रास्ते में जाती होंगी तो अमारी एक जगह है, तो अमारी पावर ग्रिड भी पानी से डूब जाता है, जो कि बिजली समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए जब हमें उस लायक बन जाएंगे तो सबसे पहले तो जो बिजली की बोले कि पानी भर जा रही है, मैंने भी देखा है ऐसा होता है बारिश बहुत दिनों तक मैम बिजली ठप हो जाती है, वहाँ ठप हो जाती है। हाँ। और उससे लोगों को भी दिक्कत होती है। बाय द वे बिजली का तार गिर गया तो बहुत लोग को क्षतिग्रस्त भी, बहुत लोग की जाने भी जा सकती हैं। तो मैं उसमें अपने स्तर से काफी सुधार लाने का कार्य करूंगी। अच्छा जी। अभी फिलहाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है मोहनिया टोल प्लाजा का है कि वहाँ पे घूसखोरी, तानाशाही, माफियागिरी या फिर तस्करी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। चेकिंग अभियान के नाम पे शराब की तस्करी, वहाँ पे आप जब बालू का सीजन स्टार्ट रहता है तो वहाँ पे बालू माफिया हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। पुलिस की कोई वहाँ पे मतलब आप बोलेंगे कि कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, बशर्ते वहाँ पे लोग अपना जेब भरने का कार्य करते हैं। मोहनिया टोल प्लाजा पे अगर आप देखेंगी तो ये घूसखोरी का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। तो उन सब चीजों पे कैसे मैम रोक लगाया जाएगा? जी, सबसे पहले तो जो टोल प्लाजा पे आपने बोला, सबसे पहले आपका सवाल था कि दबंगई से किया जाता है, तस्करी किया जाता है, ठीक है, शराब तस्करी उसी के माध्यम से होती है मैम। आपने सही बोला, किया जाता है। हमारे हिसाब से प्रशासन में कमियां हैं, प्रशासन में कमियां हैं, बिल्कुल। तो प्रशासन तो मैम अभी मान लीजिए सरकार के ध्यान देना चाहिए उस पे, आना चाहिए, बट सरकार, हमारे माननीय लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनको एक बार देखना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए कि भाई इस जो भी व्यर्थ कानूनी तौर पे कार्य हो रहे हैं गलत, उस पे उनको रोक लगाना चाहिए। लेकिन उन्होंने पता नहीं, मैं उनको भी नहीं कहूँगी, इसमें मेन भूमिका है प्रशासन की जी। हमारे माननीय एसपी साहब हो या डीएसपी साहब या डीएम साहब हुए, ये लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, माननीय लोग, सर लोग को, कि जो भी हमारा टोल प्लाजा है, बालू का तस्करी होता है या दारू शराब का होता है, इस पे अगर वो लोग ध्यान देंगे तो थोड़ा सा क्राइम कम होगा। अच्छा मैम, प्रशासन अभी प्रशासन सारी कमी प्रशासन की है। तो ठीक है, अगर आप जीतती हैं तो प्रशासन को आप टाइट करके रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं उस लायक बन गई तो मैं सबसे पहले वहाँ के प्रशासन को अलर्ट करूंगी और टाइट करूंगी कि जो कानूनी गलत कार्य हो रहे वहाँ पे उसको रोका जाए, और अच्छे से जांच करके कोई गाड़ियाँ हो या कोई बालू की, जो बालू माफिया लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। आपने सवाल किया कि आए दिन जब बालू घाटे से निकलती हैं तो तस्करी होती है, तस्करी लोग रहते हैं, वहाँ से बालू पार करवा के उत्तर प्रदेश भिजवाते हैं। तो मैं उस पर विशेष ध्यान दूंगी। अच्छा ठीक है।
चुनाव मैम आ गया है, बहुत नजदीक है। जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक SIR अभियान चलाया जा रहा है, जी जी जी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका विपक्ष ने बहुत विरोध किया। मॉनसून संसद जो अभी चलता है बहुत दिन तक ठप रहा जी। तो मैम आप इस चीज को कैसे देखती हैं कि मैम जो वो ये हो रहा है रिवीजन जो किया जा रहा है, क्या वो सही है या फिर गलत है? सबसे पहले तो हमारे सांसद भवन में बहुत दिनों से इस पे चर्चाएं चल रही हैं। आप लोग भी न्यूज के माध्यम से देख रहे होंगे। हमारे जितने भी सांसद लोग हैं, हमारे माननीय राहुल जी हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के गरीबों के मसीहा, नौजवानों के दिल के चहेता हैं, हर बार वो कहते हैं, हर दिन कहते हैं कि हमारी ये जो वोटों का ये जो किया जा रहा है बदलाव, ये जानबूझ के एक रणनीति है। अच्छा। कि उन विरोधी पार्टी जो है, इन लोग के दिमाग में आ गया है कि इस बार हम लोग की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए उन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों न हम लोग जितने भी हमारे महादलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोग का वोटर लिस्ट से ही नाम हटा दिया जाए। लेकिन मैम इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि ये कार्य पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, लेकिन जो ये विरोध है, ये पक्षधर जो है ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको डर है कहीं कि ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इसको रोकने का कार्य कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं। उन लोग को डर हो गया है कि हम ये पक्ष के लोग बोल रहे हैं, मतलब जो भाजपा के लोग हैं ये बोल रहे हैं। भाजपा के लोग, हाँ, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि उनको डर हो गया है चुनाव हारने का, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। उनको डर होना चाहिए, उनके अंदर डर हुआ है। इलेक्शन कमीशन वो कार्य कर रहा है कि जो व्यक्ति मृत हैं उनका नाम हट जाएगा। जो व्यक्ति बिहार में न रह करके दूसरे जगह भी वोट देते हैं, बिहार में उनका वोटर ID कार्ड है और दूसरे जगह भी वोटर ID कार्ड है, तो वैसे लोगों का नाम हटाया जा रहा है। तो इस पे मैम विरोध क्यों? जी, जो भी आपने बताई बिल्कुल गलत बात है कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं या अन्य जगहों से 2 जगह वोटिंग कर रहे हैं उनका नाम काटा जा रहा है। नहीं, जो जितने महादलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी लोगों का जानबूझ के वोट काटा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि भाजपा को डर हो गया है कि अब इस बार जनता के अंदर जागरूकता आ गई है और इस बार बहुत सोच समझ के सभी लोग चुनाव कर, मतलब आपका कहना है कि जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग, जो लोग फोन चलाने में सक्षम नहीं है, हाँ, उनका वोट बिल्कुल, जो भी डॉक्यूमेंट लग रहा है बनवाने में सक्षम नहीं है, ब्लॉक तक जाने में सक्षम नहीं है, उनका कटा जा रहा है। नहीं, डॉक्यूमेंट में तो आधार कार्ड का मांग किया जा रहा है, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड से भी जांच हो सकती है। लेकिन कितने लोग हैं ना कि देखिए मजदूरी करने वाले हैं, अब सोचते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे, एक दिन के लिए समय लगेगा हमारा 1 दिन का मजदूरी जाएगा। अच्छा। वैसे लोगों का कटा जा रहा है, वैसे लोगों का नाम हटा दिया हटाते हैं। जी, ठीक है। बिल्कुल। कांग्रेस का वर्तमान में एक योजना चल रहा है जो कांग्रेस सरकार लाई है, अभी सरकार में नहीं है लेकिन फिर भी योजना लाई है। नहीं, गठबंधन बोलिए, महागठबंधन। माई बहन सम्मान योजना जी, हर महिला को 2,500 रुपए देने का कार्य करेगी अगर वो जीत कर आती है तो। जी मैम, क्या इस योजना के लिए कांग्रेस पार्टी के पास सफिशिएंट फंड है, अवेलेबल है, या अगर नहीं है तो वो किस बेस पे इतना पैसा हर महिलाओं को देने का कार्य करेगी? सबसे पहले तो मैं कहूंगी इस योजना के बारे में, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन की योजनाएं निकली हैं, सारी सत्य बातें हैं। अच्छा। क्योंकि आप जांच कर सकते हैं, एक झारखंड राज्य है जो रांची शहर स्थित है, मैं खुद वहाँ की एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट में, मैं वहाँ रही भी हूँ। वहाँ पे जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो 2500 रुपये महीना हर महिलाओं को मिलती है आज 6 मंथली, और 200 तक यूनिट बिजली बिल फ्री भी है, और हर महिलाओं का कहीं आने जाने में बस फ्री है, और 500 तक गैस सिलेंडर हो गए हैं, वृद्धा पेंशन में 1200 हो गए हैं, विधवा पेंशन में 1600 हो गए। ये सारी योजनाएं जहाँ कांग्रेस की सरकार है अवेलेबल चालू है, जहाँ मिल रही है लाभ, हर जगह पे लाभ मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। आपकी जैसे मतलब अभी वर्तमान में जैसे झारखंड में है कि झारखंड के पास उद्योगीकरण है, बहुत सारा चीज उसके पास पहले से है, जिससे कि वो उसके मान लीजिए कि पैसों की कमी नहीं है उस राज्य को, ठीक है, तो वो उस पे भरपाई कर सकता है। तो बिहार के पास ऐसा आपका सरकार आने के बाद क्या ऐसा करेगी कि उस पैसों से या फिर कैसे उस बजट को मेंटेन करेगी? जो 2500 आप देंगे
मतलब पर व्यक्ति को आप जैसे पर महिलाओं को जो 2500 आप दे रही जी। हैं, उसका जो बजट आएगा वो कैसे मेंटेन होगा हमारा? देखिए, तो पार्टी हमारे माननीय राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं और भी हमारे माननीय लोग हैं, सभी लोग इस विषय में बात करेंगे। लेकिन इतना इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो जितने भी लाभ घोषणा की गई हैं गठबंधन की, सारे लाभें मिलेंगी, इतना मैं कहूँगी। और कहाँ से मिलेंगी? हमारे माननीय लोग हैं, मतलब वो पार्टी का डिसीजन रहेगा, लेकिन मिलेगी। मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ, मिलेगी। जैसे कि बाकी कहा जाता है कि जुमलेबाजी की चीजें रही है, तो वो जुमलेबाजी नहीं है, मतलब नहीं नहीं, जुमलेबाजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। योजना आपकी तरफ से चलाया जा रहा है, उसका मिलेगी। मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा। ठीक है। इसमें मेरा ये प्रश्न था कि अभी आप पिछले कितने दिनों से क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं? हम पिछले 1 से 1.5 सालों में क्षेत्र का भ्रमण कर रही हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा जगह धौरा पहाड़ भी मैं गई थी, कैमूर क्षेत्र के जिला में। वहाँ पे तो ऐसा जगह है जहाँ पानी पीने के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, महिलाएं, बच्चियां, बूढ़ी महिलाएं, मेरी माताएं लोग एकदम घंटों लाइन में लगी रहती हैं। पानी का व्यवस्था नहीं है, गाड़ी घोड़ा चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। अधौरा क्षेत्र तो आपके विधानसभा में नहीं पड़ता, नहीं आता है, लेकिन मैं एक जिला अध्यक्ष के लेवल पर हूँ, तो मैं अच्छा उस लेवल से जाके गई थी। एक तरफ आपके नीतीश जी कहते हैं, नीतीश सरकार जो हमारे नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि हमारे बिहार में विकास की धाराएं बह रही हैं। एक तरफ वो नल जल दे रहे हैं, आप कह रही है कि पानी नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हर जगह स्वच्छता है, हर जगह खुशहाली है, और आप दूसरी तरफ कह रही है कि पानी नहीं मिल रहा आपके क्षेत्र में। एक नल जल का योजना जो है दिखावा है, उसमें आप गांव-गांव क्षेत्र में जाके पता कर लीजिएगा कि अगर उस नल जल के टंकी में अगर किसी के घर में पानी जाता है तो 10 दिन आएगा तो 20 दिन बंद रहेगा, 20 दिन आएगा तो 40 दिन, माने ऐसे ही कार्य होता है। बस वो एक दिखावा है मेरे हिसाब से। आपके अनुसार जो नल जल योजना है वो पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पे वो एक्टिव नहीं, मतलब सक्सेसफुल नहीं है, पूरी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा आपसे कि आप जब क्षेत्र में अपने जाती हैं, तो जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि अभी कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पे सड़क नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? बहुत ऐसी जगह है जहाँ सड़क नहीं है। लगभग कहा जाता है कि हर जगह एक पक्की सड़क नहीं, लगभग नहीं, बहुत ऐसी जगह है जहाँ, और ज्यादातर दलितों के मोहल्ले में सड़कें बनी नहीं है, कचड़े में इतना मतलब बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। जिस तरह महिलाएं रोड में अपने साड़ी कपड़ा को उठा के ऊपर जाती हैं आती हैं, बहुत ऐसी जगह है। ऐसे दो कोई जगह का नाम करेंगे जिसपे कि हम टारगेट कर सके कि नहीं ये चीजें है, ये जो जगह है यहाँ पे ये कार्य नहीं हो पाई है? दो जगह बहुत जगह है, मैं टारगेट क्या करूँ? हाँ, बहुत जगह है, नाम बहुत जगह है। हम आप जिक्र की कि मोहनिया विधानसभा में एक बड़ोपर गांव है, हरजन की बस्ती है। आज तक जितने मतलब जब से बीजेपी की सरकार बोलिए है, तब तक उन लोगों ने बोला, वहाँ के लोगों ने बोला, वहाँ की महिलाओं ने बोला कि दीदी आज तक हमने कितने बार लिखित दिया, कितने बार सभी लोग को लिखित दिया, आज तक मैंने आंख से देखा कि उस रोड का एक ईंटा भी नहीं बिछा है। मैम, आप बोले कि दलित बस्तियों में रोड अभी बहुत कम है। आपकी वर्तमान विधायक भी दलित समाज से आती हैं। बिल्कुल। क्या उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि हम अपने जाति के लोगों को उचित सम्मान दे पाएं, उचित उनको सारा सुविधा दे पाएं? अगर उन्होंने काम किया होता, कार्य किया होता, तो ऐसा तो बात ही नहीं आता मेरे हिसाब से। उन्होंने एक काम कर दिया होता तो बहुत अच्छा किया होता, और कुछ किए होंगे तो कुछ की तो गिनती नहीं की जा सकती, बट 100 में से 80% गाँवें हैं जहाँ दलितों की बस्ती में रोडें नहीं बनी। ठीक है मैम, मोहनिया का जो हम सेंटर कहें, मोहनिया चौक जी, वहाँ उसके बगल में बस स्टैंड है, आप देखती होंगी। जी। वहाँ आप बस की वजह से कहें या फिर सड़क की संकीर्णता कहें जी, जाम एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे। बिल्कुल। लोग पैदल आने जाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। कभी अगर किसी को इलाज कराने जाना हो, उस रास्ते से बनारस जाना हो, पटना जाना हो, तो मरीज वहाँ दम तोड़ सकते हैं। ऐसी कभी जाम वहाँ देखने को मिलती है जी। तो आपका क्या प्रयास रहेगा वहाँ पे बस स्टैंड को लेके या फिर जाम को लेके?
देखिए, सबसे पहले तो जो बस स्टैंड बनाया गया है मेरे हिसाब से सभी को अच्छे लगते होंगे, हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से वो जगह नहीं होनी चाहिए। वो जगह अच्छी नहीं उस जगह को हटा के कहीं और रखना चाहिए, ठीक। ताकि आने जाने में देखिए एक मोड़ है हाँ और चारों तरफ से रोड है, चारों तरफ से आवागमन है। हाँ तो उस मोड़ पे बस स्टैंड होना अच्छी बात नहीं है, उसको उठा के कहीं और रख देना चाहिए, ताकि जो आप अभी बोले कि एम्बुलेंस वगैरह जाते हैं और वहीं पे जाम की वजह घटना हाँ। घट जाती है। हाँ, हाँ। तो हमारे हिसाब से बस स्टैंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। जी। तो मैम इसको आप कैसे, मतलब इसका प्रॉब्लम आप कैसे दूर करेंगे? अगर जी, अगर मैं आ गई सत्ते में तो मैं सबसे पहले बस स्टैंड है उसको उठा के ऐसे जगह पे रखूंगी जहाँ पे लोगों को भी अच्छी सुविधा हो और रोड जाम वगैरह भी ना लगे और रोडे किसी को शहर से दूर रहेगा। जी, मार्केट से दूर रहेगा और सबको आने में भी नजदीक रहे, वैसा जगह सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक। उत्तम जी, देखिए अभी फिलहाल जैसे कि आप जो सड़क की बात हुई या फिर जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है कि जो आपका जो मोहनिया जो NH है वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं जी, और एक्सीडेंट को लेके वहाँ पे मोहनिया पे कोई ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है जिससे कि जब अगर व्यक्ति घायल है तो उसका तुरंत इलाज कराया। तो इसको लेके आपका क्या? मैं सबसे पहले इसके विषय में ही कहूंगी कि वहाँ एक ड्रामा मतलब ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो हम लोग तुरंत यहाँ के डॉक्टर को रेफर करते हैं बनारस ड्रामा सेंटर। ठीक, मैं सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं ताकि जो जितने समय में लोग जाते हैं इमरजेंसी बीच में ही दम तोड़ देते हैं, उस चीज को मैं यहाँ पे बनाऊंगी जो कि समय पे इलाज हो और समय पे व्यक्ति बच सके। और रहा कि जैसे कि आप जैसे ही मोहनिया मेंट्री कीजिएगा, जैसे मोहनिया मेंट्री कीजिएगा तो जो चौक पड़ता है वहाँ पे देखिए ऊपर बड़ा बड़ा होर्डिंग पे लिखा रहता है, पेंट से लिखा रहता है स्वच्छ भारत, लेकिन ऊपर लिखा हुआ स्वच्छ भारत तो नीचे देखिएगा तो भाई कूड़ा करकट। बिल्कुल बिल्कुल। और सामने चौक के पास लोग पेशाब करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ देखिए पेशाब करना मना है, फिर भी लोग फिर भी करते हैं। टॉयलेट करते हैं। तो मतलब उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? देखिए वो जगह बनाना, हम सबसे पहले अगर उस लायक बन गए तो सबसे पहले नगर निगम जो भी सफाई कर्मी लोग हैं या जो भी हमारे उसमें के अधिकारी लोग हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि जितने भी शहरों में आप जाइएगा, राजधानियों में सुबह सुबह 3 बजे से सफाइयाँ चालू होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और मोहनिया ऐसी एक छोटी जगह क्या बोलिएगा, अभी उस तरह का हुआ नहीं है, तो वहाँ सफाई का संभव बहुत कम है। तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करके यही करूँगी कि सफाई को मैं वहाँ बोलूंगी नगर निगम लोगों से कि इस चीज को नगर निगम के साथ कोऑपरेट करके ध्यान दिलवाएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। रैपिड फायर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएंगे जो छोटे जवाबों में उसका आप जवाब दे सकती हैं। जी। और जो ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ सवाल आए हैं आपके लिए, उसको हम अभी पूछने का काम करेंगे। जी पूछिए। ठीक है मैम, रैपिड फायर का आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको दलित महिला होने का अभी तक कोई फायदा मिला है? दलित महिला होने का मुझे अभी तक कोई फायदा मिला नहीं है। जी। और मैं अपने स्तर से, मुझे देखिए जितने भी लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, जितने भी जनरल लोग के हैं, सभी लोग चाहते हैं कि एक दलित समाज से आती है। हमारे बाबा साहब तो हम लोग को अधिकार दिला दिए, बट उस अधिकार को अभी हम लोग महिलाएं नहीं पाए हैं। जो 33% आरक्षण की बात की जाती है, हम लोग को लगता है कि नहीं मिला, और हम लोग महिलाएं, दलित महिलाएं हों चाहे अन्य जाति की वर्ग की महिला, हम लोग सुरक्षित नहीं है। तो यानी कि अभी भी आपको फॉरवर्ड या फिर वैसे लोगों से कुछ ऐसा फील हो रहा है? नहीं फील नहीं होता है, बट है कुछ लोग हैं, वैसे सभी लोग को मैं नहीं कहूँगी। ऐसे लोग तो मतलब हर समाज में पाए जाते हैं। हर समाज में ऐसा नहीं है कि मतलब बस फॉरवर्ड। नहीं फॉरवर्ड मैं स्पेशल फॉरवर्ड पर नहीं करी, हर समाज में ऐसे लोग हैं। मेरे ही दलित समाज में कुछ लोग हैं। अच्छा, ठीक है। फायदा अभी तक नहीं हुआ, कोई नुकसान अभी तक नहीं, कोई नुकसान नहीं। जी नहीं। जी ठीक है। चुनाव बाद क्षेत्र में आप रहेंगी, मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको जीत नहीं मिलती है, तो क्या आप लगातार क्षेत्र में बनी रहेंगी? जी, मेरा ये सोच नहीं है कि मैं बस चुनाव के लिए आई हूँ, नहीं। मेरा ये सोच है कि मैं जनता के बीच रहूँ, जनता की सुख दुख में हर समय भागीदारी बनी रहूँ और उनकी समस्याओं को सुनूं। ये मेरा सोच नहीं कि बस मैं चुनाव के लिए आई हूँ कि मुझे टिकट मिलेगा तभी मैं रहूंगी, अन्यथा नहीं मिलेगा तो नहीं रहूंगी। नहीं, मैं रहूंगी। एक मंजीत सिंह जी हैं जी, वो पूछ रहे हैं कि हम आपको वोट क्यों दें?
जी। मतलब उनका कहना चाह रहे हैं वो कि वो वोट क्यों दे, क्या आप में विशेष है ऐसा कि आपको वो वोट दें? जी, पहले मैं मंजीत जी को यही कहूँगी, अगर आपसे मेरा व्यक्तिगत, तो मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और व्यक्तिगत मेरा कोई आपसे दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन आपने ऐसा सवाल किया है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन जो मैं ऐसा कार्य करूंगी, ऐसा आप समाज के बीच रह के कार्य करूंगी, सभी लोग के लिए करूंगी कि आप खुद एक दिन सोचिएगा कि नहीं, महिला होकर इतना कार्य की तो मैं इसको वोट दूं। ठीक है। दूसरा मैम सवाल है तौकीर रियाज जी का, जो पूछ रहे हैं कि मोहनिया में बहुत भारी मात्रा में हीरोइन का कारोबार होता है। हीरोइन मैम मतलब सूखे नशे का। जी जी। शराबबंदी के बाद सूखे नशे का प्रयोग बढ़ गया है, हर जगह है, लेकिन मैं मोहनिया में इसकी तस्करी बहुत ज्यादा है जी। इस पे आप कैसे रोक लगाने का कार्य करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि तो इन्होंने बहुत सत्य बात कही है जी। हाँ, ये सत्य बात है, मुझे भी सुनने को आई है कि मोहनिया में हीरोइन गांजे की तस्करी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। मैं अपने स्तर से इस पे रोक लगाने का विशेष कार्य करूंगी। ठीक है जी, आपके द्वारा विशेष कार्य इसके लिए किया जाएगा जिससे कि मतलब रोक लग पाए। जी ठीक है मैम। आपके क्षेत्र के एक अनीश सिंह राजपूत जी हैं, वो बोल रहे हैं कि क्षेत्र में कभी नहीं देखा गया है इनको। आज चुनाव के समय याद आ गया है कि चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जरूरी है जनसंपर्क। जी, मैं पहले आपको ये कहूंगी सर, आप कहाँ से हैं? वो मैम गांव इनका मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपके विधानसभा क्षेत्र के ही हैं। जी, विधानसभा क्षेत्र के हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा या मैंने उनको नहीं देखा होगा, होती हैं ऐसी बातें। लेकिन नहीं मिली हूँ, लेकिन जब मैं जनता में आई, क्षेत्र में आई, तभी तो आप मुझे जाने जी, ऐसे तो जाने नहीं। हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए आपको देखे हो, या फिर मतलब उनको लग रहा है चुनाव आया है इसलिए आप अभी क्षेत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज 1-1.5 साल से लगी हूँ, ऐसा मेरा सोच भी नहीं है कि चुनाव है तभी मैं हूँ। मैं आगे भी ऐसे ही सक्रिय कार्य करती रहूंगी। ठीक है जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके। जी जी। आप द सूर्या टाइम्स के माध्यम से अपने मोहनिया विधानसभा 204 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने मोहनिया विधानसभा के जितने भी मेरे भाई बंधु और माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं, मेरे भाई लोग हैं, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि इस बार की चुनाव में सोच समझ के आप लोग जो भी आप लोग चयन करिएगा, या जो भी आप लोग को नेता अच्छा लगे, या जो भी सोच समझ के कार्य करिएगा और वोटिंग को सोच समझ के करिएगा। बस यही मैं आप लोग से अपील करूंगी। ठीक है। चुनावी गुफ्तगू के पॉडकास्ट में मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा जी। हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, धन्यवाद।